हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे ज्योमेट्री का 13वां लेक्चर है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देखा था। आज हम सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे यूज करते उसको देखेंगे। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में सिमिलरिटी लगाओगे तो क्या क्या कंक्लूजन बनेंगे, उस कंक्लूजन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। यदि इस लेक्चर से आपको कोई भी फायदा मिले तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल के लेक्चर में माइनर सी गलती हो गई थी। देखिए, कल के लेक्चर में मैंने जैसा आपको कल बताया था कि एरिया एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ठीक है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर 1/4 आया था। तो 1/4 के हिसाब से यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होना चाहिए एबीसी इस तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ मैं गलती से एबीसी की जगह यहाँ पर, सॉरी, यहाँ एडीई की जगह क्या लिखने में आ गया एबीसी, और यहाँ एडीई की जगह क्या लिखना था मुझे, एबीसी। तो इस मिस्टेक को सुधार लेना। ये मिस्टेक मैंने यहाँ पर सही कर दिया है। ठीक है। ये आएगा एरिया ऑफ द एडीसी, मतलब एडीसी का एरिया किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ द, सॉरी, 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो गया था। ठीक है। इसे शानू पांचाल ने बताया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। तो एक बार इस मिस्टेक को सही कर लीजिए कि एरिया ऑफ द एडीई इज इक्वल टू द 1/4 एरिया ऑफ द एडीसी, एरिया ऑफ द एबीसी। ठीक है। टोटल एरिया का 1/4। ठीक है। तो अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, सिमिलरिटी इन द राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरिटी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है। कैसे एप्लीकेबल करेंगे समझो। पहले मैंने क्या करा, यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए। कैसे बना दिया जाए समझो। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। मैंने बिंदु बी से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा, बिंदु बी से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा, परपेंडिकुलर खींचा। तो आप ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज का यदि एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं कि आपके इस त्रिभुज के अंदर दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक एडीबी और एक सीडीबी, एक एडीबी और एक सीडीबी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करे। कैसे ड्रॉ करा, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है। इससे होगा क्या, दोनों छोटे ट्रायंगल, दोनों छोटे ट्रायंगल मतलब ये वाला ए बी डी, ए बी डी और सी, इसमें लिखा है बी डी सी, बी डी सी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखना, जब एक बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को जब दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में बांट दिया जाता है तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कल हमने सिमिलरिटी देखी थी, कैसे प्रूफ करा था। तो उस बेसिस पर आज हम इसको प्रूफ करेंगे कि सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बना दोगे तो वो दोनों छोटे राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ये वाला एडीबी वाला और एक बीडीसी वाला। ठीक है। ये बड़े ओरिजिनल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। बड़े ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब ये वाला एबीसी वाला, एबीसी के भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब आप बोल सकते हो एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एबीडी के, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीडीसी के। ठीक है। और इसके पहले वाले केस में आप बोल सकते हो ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल बीडीसी के। ठीक है। इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ, कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझना। देखिए, जैसे आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। यदि मैं एंगल सी को अल्फा मानू तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों आंतरिक कोण इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, दैट इज द 90 माइनस अल्फा, दैट इज ए 90 माइनस अल्फा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करा आपने, बी से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर खींचा, बी से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 और ये 90। ठीक है यहाँ तक।
अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल कितने का था 90, तो मैंने ऊपर वाले को यदि अल्फा मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। यदि ऊपर वाले को अल्फा मानू तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया बात? ठीक है, सबसे पहले आपने एंगल डिवाइड कर लिए। अब हम प्रूफ करते हैं कि ये दोनों छोटे ट्रायंगल, ये जो एक बड़े राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने जो दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये आपस में सिमिलर होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, देखो ट्रायंगल, मैंने क्या बोला था, सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल को अपने हिसाब से लिख लो और दूसरे ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की बेसिस पे लिखो। ठीक है, एक ट्रायंगल को अपने हिसाब से लिख लो, दूसरे ट्रायंगल को पहले वाले ट्रायंगल की बेसिस पे लिखो। देखना, मैंने पहले वाले ट्रायंगल को एज इट इज लिख दिया, ए बी डी, ए बी डी को एज इट इज लिख दिया। अब सेकेंड वाले ट्रायंगल को मैं इस वाले ट्रायंगल की बेसिस पे लिखूंगा। ठीक है, कैसे लिखूंगा, देखिए ए, ए पे कौन सा एंगल है, दैट इज अ 90 माइनस अल्फा। ए पे कौन सा एंगल है 90 माइनस अल्फा। अब देखिए ये वाले ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा कौन से, किस पर बना हुआ है, बी पर बना हुआ है। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, बी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, बी, बी कंसीडर करा आपने तो बी पे कितने डिग्री का एंगल है, अल्फा। बी पे कितने डिग्री का एंगल है, अल्फा। अब आप देखिए कि अल्फा ये वाले ट्रायंगल में बीडीसी में कहां पर बन रहा है, अल्फा बीडीसी में सी पर बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सी, सॉरी, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सी। ठीक है, उसके बाद देखना, इसको मैंने एंगल 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 प्रॉपर्टी से करा, देखना एंगल 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 प्रॉपर्टी से भी हम कर सकते या फिर इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मिनट, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका सी। ये मैंने डायरेक्ट पहले प्रूफ करा, उसके बाद इसको लिखा। ठीक है, देखना ये मैंने सी आ गया। ठीक है, ये वाला नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी आ गया। ठीक है, उसके बाद एंगल आपने डी कंसीडर करा, एंगल डी कितने का है 90 डिग्री, ये वाला एंगल। अब 90 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में कहा बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, डी। यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, डी। अब इन सबसे पहले कि आप इसको प्रूफ तो करो, मैंने प्रूफ कर रहा नहीं, डायरेक्ट बता दिया था। मैं ये बता रहा हूँ आपको समझना, ये सब लिखने से पहले आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तभी तो आप ये रेशियो लिख पाओगे। बात समझो, जब एक बार ये प्रूफ हो जाएगा उसके बाद अब ये रेशियो लिख पाओगे। तो पहले आप इस चीज को प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। अब एक चीज देखो, ट्रायंगल एबीडी में 90 माइनस अल्फा है, और ट्रायंगल बीडीसी में भी 90 माइनस अल्फा है। ट्रायंगल एबीडी में एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, और ट्रायंगल बीडीसी में भी एक कोण 90 डिग्री का, मतलब एंगल डी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। पहले वाले ट्रायंगल मतलब एबीडी में बी बराबर सी है, क्योंकि दोनों का मान कितना है, अल्फा। बी बराबर सी है क्योंकि दोनों का मान कितना है, अल्फा। तो हम एंगल 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 तीनों एंगल बराबर है, तो एंगल 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 के कंडीशन के बेस पर हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर हुए, अब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, सिमिलर हुए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इनका रेशो क्या होगा, इनका क्रॉसपॉन्डिंग रेशो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो भी क्या होगा, बराबर होगा। और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो लिखने के लिए हम ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल को आप एज इट इज लिख दो, दूसरे ट्रायंगल को पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिख दो। तो ये वाला चीज तो समझ में आ गया था, इसको मैंने पहले समझा दिया था। अब आपको रेशो लिखना है कि साइड का रेशो बराबर होता है, कैसे लिखोगे, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। उसके बाद यहाँ के लास्ट का दो, बी डी अपॉन में सी डी, बी डी अपॉन में सी डी, फिर ए डी या डी ए जो भी हो, ए डी के अपॉन में बी डी, ए डी के अपॉन में बी डी। ठीक है, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि जब एक बड़े राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते तो दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और जैसे सिमिलर होते हैं तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये बताया था कि इसके अंदर जो छोटे छोटे दो ट्रायंगल बने, ये छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। ये छोटे जो ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल, ये छोटे ट्रायंगल बड़े राइट एंगल से भी क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बड़े राइट एंगल से भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे आपने ट्रायंगल एबीसी लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल आपने एबीडी, एक छोटा ट्रायंगल कौन सा है, एबीडी, एक छोटा ट्रायंगल कौन सा है, बीसीडी। ठीक है, तीनों में एंगल, पहले वाले में एंगल एबीसी में ए देखो, एंगल एबीडी में ए देखो, और एंगल बीसीडी में बी देखो, 90 माइनस अल्फा है। ठीक है, फिर एंगल एबीसी में बी को देखो, एंगल एडीबी में डी को देखो, और एंगल बीसीडी में डी को देखो, तो ये 90 डिग्री है, तीनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये तीनों की वैल्यू बराबर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, एबीसी में एंगल सी को देखो, एबीडी में एंगल
बी को देखो और बी सी डी में एंगल सी को देखो, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा, मतलब तीनों की वैल्यू क्या है अल्फा, मतलब तीनों ट्रायंगल में ये तीनों एंगल बराबर है, तीनों ट्रायंगल में ये तीनों एंगल बराबर है, मतलब आप एंगल 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 प्रॉपर्टी के बेस पर बोल सकते हो कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है और ये वाला ट्रायंगल भी इसके सिमिलर है। ये दोनों तो आपने प्रूफ कर दिया ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना था कि ए बी डी सिमिलर है ए सी बी के और बी सी डी सिमिलर है ए बी सी के, ठीक है। तो मैंने लास्ट में कंक्लूजन में लिख दिया ए बी सी सिमिलर है किसके, ए बी डी के, और ए बी सी सिमिलर है किसके, बी सॉरी डीबीसी या बीसीडी, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। क्लियर हो गया, आपने दो चीजें प्रूफ कर दी। इस बेसिस पर क्या क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखो। जैसे आपने अभी प्रूफ करा था कि ये जो दो छोटे ट्रायंगल थे आपस में क्या थे, सिमिलर थे। दो छोटे ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे। आपस में सिमिलर थे इसका मतलब इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो भी बराबर होगा, इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो भी बराबर होगा। इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो आपको लिखना सिखा दिया मैंने, इसके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो आपको लिखना सिखा दिया, ठीक है। अब देखना, अब मैंने इन लास्ट के दोनों को बराबर करा, अब मैंने इन लास्ट के दोनों को बराबर करा तो इससे मुझे क्या मिला कि बी डी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी डी और एडी के स्क्वायर के बराबर। बी डी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी डी और एडी के स्क्वायर के बराबर। मतलब यदि कभी आपसे बी डी की लंबाई पूछे तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एडी इंटू डी सी या एडी इंटू सी डी, ठीक है। एडी इंटू सी डी, बी डी की यदि लंबाई निकालना है तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एडी इंटू सी डी, एडी इंटू सी डी या डी सी। क्लियर हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखना, सेकंड कंक्लूजन में आपने क्या प्रूफ किया था, ये दोनों छोटे राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऊपर वाला जो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है बड़े राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ये नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी इस बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल से सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, ये जब सिमिलर होंगे तो इनके क्रॉसपोंडिंग रेशियो भी सिमिलर होंगे, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब सिमिलर प्रूफ करने के बाद इसका रेशियो लिखता हूँ। रेशियो कैसे लिखते हैं, फिर से बता रहा हूँ सुनना। एक ट्रायंगल को एज इट इज लिख दिया, तो मैंने ट्रायंगल कौन कौन सा कंसिडर करा, बी बी सी डी और एबीसी, बी सी डी और एबीसी। तो बी सी डी को मैंने एज इट इज लिख दिया, बी सी डी को मैंने एज इट इज लिख दिया, और दूसरे वाले ट्रायंगल को मैं जो इसके सिमिलर है उसको मैं इसके बेसिस पर लिखूंगा, पहले वाले ट्रायंगल के बेसिस पर लिखूंगा। कैसे लिखूंगा फिर से समझो। बी बी पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 माइनस अल्फा, बी पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 माइनस अल्फा। अब इस ट्रायंगल पे देखो 90 माइनस अल्फा कहाँ पर बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। क्लियर है। अब डी पे देखो, डी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। ये वाले ट्रायंगल में 90 किस पे बन रहा है, बी पे, तो यहाँ पर आपने बी लिख दिया, ठीक है। सी पे देखो, सी पे कौन सा एंगल है, अल्फा। ये वाले ट्रायंगल में सॉरी सी पे कौन सा एंगल है, अल्फा। ये वाले ट्रायंगल में अल्फा किस पे बन रहा है, इसमें भी सी पे बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सी। यहाँ पर क्या लिख दोगे, सी, ठीक है। जैसे आप इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दोगे तो उसका रेशो भी बराबर हो जाएगा। रेशो कैसे लिखोगे, शुरू के दोनों बी डी अपॉन में ए बी, बी डी अपॉन में ए बी, डी सी अपॉन में बी सी, डी सी अपॉन में बी सी, ठीक है। और बी सी मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला, बी सी अपॉन में इसका भी शुरू वाला और लास्ट वाला, बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। क्लियर है। फिर मैंने लास्ट के दोनों को बराबर करा, फिर मैंने लास्ट के दोनों को बराबर करा, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिली, यहाँ से मुझे वैल्यू मैंने निकाला डी सी स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू निकाली। ये जो इतना सा पोर्शन दिख रहा है डी सी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा था तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली डी सी स्क्वायर। तो डी सी की वैल्यू क्या होती है, बी सी स्क्वायर बाय 2, मतलब बी सी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। कुछ नहीं करा, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने बस। डीसी की वैल्यू निकालना है तो बीसी का गुणा यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ये कितना जाएगा, बीसी स्क्वायर अपॉन में एसी, बीसी स्क्वायर अपॉन में एसी, ठीक है। याद रह जाएगा ये। और एक बार बता दूंगा लास्ट में मैंने इसको कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब इसका आप सवाल करोगे, ठीक है। तो अभी अब बस इतना याद रखिए कि डीसी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बीसी स्क्वायर अपॉन में एसी, बीसी स्क्वायर अपॉन में एसी। और ये जो बीडी होता है, बीडी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एडी इंटू डीसी के बराबर। डीसी स्क्वायर नहीं है, ओनली डीसी है, सॉरी डीसी स्क्वायर नहीं है, ओनली डीसी है। डीसी किसके बराबर होता है, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी। तो दो कंक्लूजन आपको मिल गए, समझ में आ गए। एक तो बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी इंटू डी सी के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन आपने निकाला डीसी किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर अपॉन
AC के बराबर। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन समझो। फर्स्ट कंक्लूजन से जो मिला उसको मैंने एक नाम दे दिया, फर्स्ट कंक्लूजन से जो मिला मुझे उसको मैंने इक्वेशन एक नाम दे दिया। अब आपने एक बार ये वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर करा था, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आप ऊपर वाले ट्रायंगल को मतलब ए बी डी को बड़े वाले ट्रायंगल से करेंगे, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब इससे करोगे, ये वाले ट्रायंगल से करोगे। ठीक है, तो इसका मैंने डायरेक्ट रेशो लिख दिया। ठीक है, ये रेशो आप लिखना सीख गए होंगे, तो ये रेशो मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब एक बार अपने अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करके लिख के देखो और इसको मैच करके देखोगे कि यही रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये रेशो आप मेरे हिसाब से लिखना सीख गए होंगे। पहले वाले ट्रायंगल को अपने हिसाब से लिख दो, दूसरे वाले ट्रायंगल को पहले के एंगल के बेसिस पे लिख दो। ठीक है, ऑटोमेटिकली रेशो आप लिख सकते हो। अब इस कंडीशन में मैंने फर्स्ट और लास्ट को बराबर करा। फर्स्ट और लास्ट को बराबर इसलिए करा क्योंकि मुझे एडी की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली थी, डीसी की वैल्यू। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, एडी की वैल्यू। तो इसलिए मैंने फर्स्ट और लास्ट को बराबर करा। तो एडी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से एडी की वैल्यू निकालोगे तो एबी का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एबी का स्क्वायर अपॉन में एसी, एबी का स्क्वायर अपॉन में एसी। मतलब डीसी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, बीसी का स्क्वायर अपॉन एसी, और एडी का वैल्यू कितना निकाला, एबी का स्क्वायर अपॉन में एसी। यदि मैं आपसे पूछूं कि एडी अपॉन डीसी कितना होगा, एडी अपॉन डीसी कितना होगा, तो एडी का मान कितना निकाला आपने, एबी स्क्वायर अपॉन एसी, और डीसी का मान कितना निकाला, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी। तो एसी से एसी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। मतलब ए डी और बी सी का वही रेशो होगा जो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो ए डी अपॉन में बी सी बराबर क्या जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। समझना इसका डायरेक्ट यूज कैसे करूंगा, जैसे आपसे कहीं पूछ लिया कि ए डी अपॉन में डीसी का रेशो बता दो, ए डी अपॉन में डीसी का रेशो बता दो, तो एडी मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और यदि डीसी पूछे तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, रेशो में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसकी वैल्यू यही रहेगी। रेशो अलग चीज होती है, वैल्यू अलग चीज होती है। ठीक है, दोनों आपको पता है डिफरेंस दोनों में। तो यदि मैं रेशो की बात करूँ तो रेशो क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, एक ट्रायंगल है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है पूरा आपको गिवन है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी से आपने परपेंडिकुलर, बी से परपेंडिकुलर खींचा डी। ठीक है, इसकी लंबाई आपको 3 देके रखा है, इसकी लंबाई आपको 4 देके रखा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, एडी का, एडी अपॉन सी डी, एडी अपॉन सी डी पूछा है आपसे। क्या पूछा, एडी रेशो सी डी पूछा है। तो सिंपल सी बात है, एडी मतलब क्या है, यहाँ पर जो लिखा है उसका स्क्वायर, तो 3 लिखा है तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। सीडी, सीडी मतलब यहाँ पर जो लिखा है बीसी का स्क्वायर होता है, तो बीसी कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16। मतलब पहले का आंसर आप देख के बता सकते हो कि 9:16। आगे यूज करना डायरेक्ट, फिर से बता रहा हूँ समझना। एडी, एडी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना देख रखा, 3, 3 का स्क्वायर 9। डीसी निकालना है तो बीसी का स्क्वायर, तो बीसी कितना देख रखा, 4, 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर आप डायरेक्ट दे दोगे 9:16। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी में पूछा है कि एरिया बताओ बी डी ए का, ये जो बी डी, ये ए, बी डी ए का आपको एरिया बताना है। ठीक है, तो याद करो वो पुरानी बातें कि मैंने बताया था ट्रायंगल के एरिया का वही रेशो होता है जो कि उनके बेस का रेशो होता है। ट्रायंगल के एरिया का वही रेशो होता है जो कि उनके बेस का रेशो होता है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखना, इसका बेस कितना निकाला आपने, 9, और इसका बेस कितना निकाला आपने, 16। इसका बेस कितना निकाला, 9, इसका बेस 16 निकाला। मतलब इसका एरिया 9 और इसका एरिया 16। तो ये दोनों को एरिया का यदि रेशो पूछे तो कितना आएगा, 9:16। ठीक है, एरिया का रेशो भी कितना आएगा, 9:16। जो बेस का रेशो होता है वही एरिया का रेशो होता है। ठीक है, ये रेशो है, क्वांटिटी नहीं है। अब इसको आप डायरेक्ट आंसर नहीं बोलोगे कि सर इसका आंसर डायरेक्ट 9 आ गया। ये रेशो है, ये क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये आपने अपने बेसिक्स से निकाला कि ये रेशो है। ठीक है, अब इसको आंसर किससे लाओगे देखना। यदि हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, आपने इतना तो प्रूफ कर दिया कि बेस का रेशो जो होता है वही इसका ट्रायंगल का रेशो होता है, सॉरी ट्रायंगल के एरिया का रेशो होता है। इसका बेस 9 है तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 9। इसका बेस 16 तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 16। अब ओरिजिनलिटी में देखो क्या होता है, ओरिजिनलिटी में ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका यदि एरिया निकालने बोलूं तो क्या निकालोगे आप, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट, आधा इंटू ऊंचाई।
तो हाफ ऐसा का ऐसा बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 3, तो 4 तिया 12, ये देखो 4 तिया 12, या फिर इसको ऐसे लिख दो 3 × 4, 2 से 4 कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6। मतलब वास्तविक में इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 6। वास्तविक में पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 6। और हमारी भाषा में कितना है 9 और 16 कितने होते हैं, 9 और 16 कितना होता है 25। तो हमारी भाषा में ट्रायंगल का एरिया 25 है, लेकिन ओरिजिनल में कितना है 6। तो 25 किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। यहाँ से यदि 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6/25, कितना आ जाएगा 6/25। आपको किसका एरिया चाहिए ए बी डी का एरिया चाहिए, तो ए बी डी का एरिया कितना है 9। ए बी डी का एरिया कितना है 9, तो 9 की वैल्यू 6 × 9/25, 6 × 9/25, तो कितना आ जाएगा 54/25। आंसर कितना जाएगा आपका 54/25। तो इसका एरिया कितना है ए बी डी का एरिया कितना है 54/25। यहाँ पर ए बी डी कर लेना, गलती से ए बी सी लिखना आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना ए बी डी। ठीक है, क्लियर हो गया कि उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करोगे, उस प्रॉपर्टी का फायदा क्या क्या है, क्लियर है। और क्वेश्चन देखो, जैसे आपसे देख के रखा है, ये जो ब्लैक में लिखा वो क्वेश्चन है, ठीक है, और जो ब्लू में है वो सॉल्यूशन है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी बराबर 6 दे के रखा है, बी सी बराबर 8 दे के रखा है, बी से परपेंडिकुलर डी खींचा। आपसे पूछा सी डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर क्या होगा, ठीक है, इतना दिया। अब समझो क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जब राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन ट्रिपलेट, तो अधिकतर प्री में क्वेश्चन ट्रिपलेट पर आएगा, अधिकतर प्री में क्वेश्चन किस पर आएगा ट्रिपलेट पर आएगा, ठीक है। ट्रिपलेट हमेशा याद कर लेना, मैं ट्रिपलेट की शीट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ट्रिपलेट देखते से आप पता कर लोगे, ये 6 है ये 8 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 10। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। और सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, वो क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट हो गया, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हो। डायरेक्ट कितना लिख सकते हो 10 लिख सकते हो ना, हाँ, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या निकालना है सी डी, रेशो नहीं बोला, वैल्यू पूछी उसने। तो सी डी किसके बराबर होता है बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी। तो बी सी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और ए सी कितना लिखा आपने 10, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। यदि एडी की वैल्यू पूछे तो एडी बराबर क्या होता है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन में ए सी, तो ए सी कितना है आपका 10, तो 6 का स्क्वायर बटे 10, ठीक है। बीडी पूछा है, तो बीडी बराबर क्या होता है, बीडी बराबर होता है आपका ए बी इंटू ए सी, सॉरी ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बटे में ए सी होता है। बीडी मैंने शुरू में देखो ये वाला केस, ये वाला केस, ये देखो एक तो ये वाला था, एक केस आपको और एक बताना है, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। ये वाला केस में भी बता दूंगा कि बीडी जो होता है, बीडी होता है ए बी इंटू ए सी, सॉरी ए बी इंटू बी सी बटे ए सी के बराबर, ठीक है। ये मैं अभी जस्ट प्रूव करके बताऊंगा, अभी बस इतना याद रखो। बीडी मैंने क्या बताया था, बीडी एक होता है बीडी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू डी सी के बराबर होता है। बीडी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए डी इंटू डी सी के बराबर होता है। और एक बीडी का फॉर्मूला होता है ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी। तो ए बी इंटू बी सी मतलब 8 × 6 बटे में 10। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.4, इसकी वैल्यू आएगी 3.6, इसकी वैल्यू आएगी 4.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पर ए पर 90 डिग्री बना, बी पर 90 डिग्री नहीं बना, बना कहां पर है ए पर 90 डिग्री बना है। ए से एक परपेंडिकुलर खींचा आपने एन, ए एन एक परपेंडिकुलर है। ए एन बी सी की लंबाई आपको 14 दे के रखा है, ए सी सॉरी ए सी की लंबाई आपको कितना दे के रखा है 10। आपको एन सी बताना है, ये एन सी बताना है। तो एन सी मतलब कैसे निकालते हो, एन सी मतलब 10 का स्क्वायर बटे 14, ठीक है। देखो इसको मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये वाला इसको ये वाला साइड निकालना, तो ये वाला साइड कैसे निकालते थे आप, इसके स्क्वायर अपॉन में ये पूरा ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। तो देखो इसको अप्लाई करना सीखो। एन सी बोला तो एन सी की नियरेस्ट साइड कौन सी है, ये वाला,
तो 10 का स्क्वायर अपॉन में बीसी, तो 10 का स्क्वायर अपॉन में बीसी, बीसी कितना 14, तो 10 स्क्वायर बटे 14, तो कितना आएगा सॉल्व करने पर 7 सही 1/7, कितना आएगा सॉल्व करने पर 7 सही 1/7। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ठीक है, क्लियर नहीं है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखना, क्लियर हो जाएगा, इतना कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं करा मैंने। एनसी पूछा है तो एनसी को कैसे निकालोगे, 10 का स्क्वायर अपॉन में 14। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना सीखो, ये डायग्राम को इसने अब घुमा दिया। ठीक है, पहले डायग्राम अपना ऐसे राइट एंगल में था, डायग्राम अपना ऐसे राइट एंगल में था, अब डायग्राम अपना ऐसे राइट एंगल में हो गया। ठीक है, देखना जैसे वो वाला बोला था ना मैंने, बीडी की और एक वैल्यू क्या होती है, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये कैसे आता है ये समझो। जैसे आपको वही वाला ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहां बी पे राइट एंगल है और बी से एक परपेंडिकुलर खींचा आपने, बी डी एक परपेंडिकुलर है। यदि मैं आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछूं, यदि मैं आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हाफ लिख दिया, बेस कितना है इसका बी सी, बी सी इसका बेस है, ये बी सी बेस, और हाइट कितना है इसका ए बी, ए बी इसकी हाइट हो गई। ठीक है, यदि मैं ए सी को बेस लूं, AC को यदि इस ट्रायंगल में यदि AC को बेस लूं तो BD इसकी हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की, BD इसकी हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। तो एक एरिया ये भी आ जाएगा कि हाफ AC इंटू BD, बेस इंटू हाइट हाफ AC इंटू BD। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये दोनों को बराबर क्यों करा, दोनों को बराबर क्यों करा, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है ना। एक बार आपने BC को बेस कंसीडर करा, एक बार आपने AC को बेस कंसीडर करा, तो मतलब एरिया तो दोनों केस में बराबर जाना है। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या होगा, बराबर, हाफ से हाफ कैंसल आउट। यहाँ से यदि बी डी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ए बी इंटू बी सी अपॉन में AC। तो अब बी डी की दो वैल्यू आपके पास आ गई। अब बी डी की यदि वैल्यू निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो कि बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी स्क्वायर अपॉन, सॉरी ए डी इंटू डी सी, और एक बी डी बराबर होता है ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी। तीनों साइड दे के रखे तो ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों साइड दे के रखे तो पिछला वाला फॉर्मूला जो आपको बताया था। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हो? ओके, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, एंजॉय करो इसको। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी के अंदर डी ई एफ जी एक स्क्वायर है, डी ई एफ जी एक स्क्वायर है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, माना ये स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन में स्क्वायर देके रखा था, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है उस फिगर को क्या कहते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या क्या देके रखा आपको वो लिख लो। इसके बाद आपको देके रखा उसने सीई बराबर 11, सीई का गया, ये रहा सीई बराबर 11, ए एफ बराबर 13, ए एफ बराबर 13। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द जी डी ई एफ, मतलब स्क्वायर का एरिया पूछा आपसे, सिंपल स्क्वायर का एरिया पूछा। अब आप कर क्या सकते हो इस क्वेश्चन में, समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कम से कम 5 मेथड है। ठीक है, लेकिन अपने को सबसे शॉर्टकट मेथड यूज करना है, जो जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए और कैलकुलेशन कम करना पड़े। ठीक है, तो यदि इसको करने के हजारों मेथड है या 5 मेथड है, हजारों तो नहीं बोल सकते, ठीक है, तो आपके दिमाग में आता है कि सर वर्ग का एरिया पूछा, स्क्वायर का एरिया पूछा, तो स्क्वायर का एरिया होता है उसकी साइड का स्क्वायर, उसके साइड का स्क्वायर, तो उसके साइड को मैंने माना ए, ए का स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसमें टिग्नोमेट्री यूज करा, अब मैंने इसमें टिग्नोमेट्री यूज करा, टिग्नोमेट्री से इसका आंसर 2 मिनट में आ सकता, और आप भी टिग्नोमेट्री लगा के इस क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हो। नहीं तो अदरवाइज पहले इस 9 16 से ए सी की वैल्यू निकालो, ए बी की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर उससे ए की वैल्यू निकालो, फिर ए की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो जाके आपका क्षेत्रफल आएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है। इन सभी झंझटों से छुटकारा पाने के लिए समझो, 11 दे के रखा है, 13 दे के रखा है, आपने जो स्क्वायर का एरिया पूछा उस स्क्वायर के साइड आपने क्या मानी, एक भुजा कितनी मानी। ठीक है, ये एंगल 90 है, 90 है क्या, रहता ही है 90। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल थी, एंगल कितना रहेगा 90, इसको माना आपने थीटा, इसको कितना माना आपने थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, अब तो इतना हो जाना चाहिए ना दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 90 गया तो 90 आएगा, और 190 में से थीटा गया तो कितना आएगा 90 माइनस थीटा।
ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए, नहीं तो जल्दी नहीं कर पाओगे। ये आ गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि त्रिभुज की, सॉरी, वर्ग की सभी भुजा एक दूसरे पर लंबवत होती है। वर्ग की सभी भुजाएं एक दूसरे पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर आ गया मतलब ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज मतलब त्रिकोणमिति का भरपूर यूज कर सकते हो। ठीक है, त्रिकोणमिति का भरपूर यूज कर सकते हो, दिल खोल के यूज कर सकते हो। जैसे आपको पता चल गया ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब त्रिकोणमिति दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब त्रिकोणमिति आ गए सर, 90, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, बची हुई क्या होती है, बचा हुआ बेस होता है, आधार। ठीक है, जहां पर भी बैठे हो एक बार बोला करो तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करा, डीईसी। डीईसी, तो डीईसी में आपने क्या निकाला, टेन थीटा। टेन थीटा सबसे सिंपल चीज होती है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। हर जगह काम आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आता है। हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा टेन थीटा पे आधारित है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब कहाँ ढूंढो, आधार कहाँ ढूंढो, सबसे सिंपल तरीका, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, तो थीटा के सामने क्या है, ए। ये हो गया ए। अब लंब बटे आधार, आधार चाहिए, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है और बचा हुआ क्या होता है, आधार। तो 11 क्या हो गया, आधार। तो टेन थीटा बराबर ए बटे 11। टेन थीटा बराबर ए बटे 11। ठीक है, अब आपने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए जी एफ। ए जी एफ, इसमें अब लगा दो टेन थीटा। टेन थीटा नहीं लगेगा क्योंकि अब इसमें 90 माइनस थीटा, तो अब इसमें काय की वैल्यू निकाल लो, 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह कितना आएगा सर, 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा बराबर वही, चाहे किसी भी ट्रायंगल में निकालो, इसमें निकालो या इसमें निकालो। परपेंडिकुलर क्या होता है, वन में बेस मतलब लंब बटे आधार। लंब कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो अब थीटा कौन सा आपका, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ए, ये ऊपर आ गया ए बटे आधार। आधार कौन सा होता है, 90 के सामने वाला कर्ण, तो बचा हुआ क्या होगा, आधार। तो 13 क्या हो गया आपका, आधार। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर ए बाय 13। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, कॉट थीटा। इतिहास गवाह है, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, ये मैंने अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, कॉट थीटा, तो ये ए बाय 3 आ गया। अब आपने क्या करा, ये आपका इक्वेशन वन, ये आपका इक्वेशन टू। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का गुणा करने पर, तो आपको पता है कि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपको पता है ना, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब टेन से कॉट कैंसल आउट हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, वन। ए इंटू ए कितना होता है आजकल, ए स्क्वायर, और 11 में 13 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 143। 143। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए क्या माना था आपने, इस साइड का, इस साइड की लंबाई मानी थी ना, त्रिभुज की साइड की लंबाई, त्रिभुज की सभी साइड, सॉरी त्रिभुज क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर की साइड मानी थी, और स्क्वायर की सभी साइड बराबर होते हैं, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, डायरेक्ट ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 143। 143, क्लियर है। चलो, एक आपसे क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। जैसे ट्रायंगल के अंदर आपको कभी भी एक स्क्वायर बना दे, ठीक है, एक तो इस तरीके से बनाया उसने, एक तो इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो जो जो पॉसिबिलिटी की होती है मैं वो सबको आपको बता देता हूँ कि एरिया कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इतना बड़ा माथा पच्ची नहीं करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा से तो निकाल ही सकते हैं। कभी टेन थीटा से नहीं निकालना तो फॉर्मूला आपके लिए सदा बाहर है। ठीक है, सॉल्यूशन करना सिखा दिया है, फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है, दोनों में से जो बेटर लगे उससे क्वेश्चन करो। जहां फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा वहां मेथड करो, जहां फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है, चलिए आओ फिर। आपको बताना है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, और आपको गिवन है, ये वाली साइड आपको y दे के रखी है, और त्रिभुज की ये वाली साइड आपको x दे के रखा, बस इतना दे के रखा है। बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके अंदर जो स्क्वायर बनाया उसका मैक्सिमम एरिया बताओ। मैक्सिमम मतलब अधिकतम क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, चलो बताते। सबसे पहले जिसका क्षेत्रफल निकालना उसकी भुजा तो मानो। ठीक है, तो उसकी भुजा मैंने कितना माना, एक, और वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये ए है, ये ए है, ये है ए है, ए है। ठीक है, सारे ए हो गए। ठीक है, अब समझना, ये पूरा एक्स है, ये इतना ए है, तो इतना कितना होगा, इतना इतना होगा जितना एक्स माइनस ए होगा। ठीक है, ये कितना होगा, एक्स माइनस ए। ठीक, ये पूरा वाई है, इतना ए है, तो इतना कितना होगा, इतना होगा वाई माइनस ए।
पूरा y में से a गया तो कितना बचा, y माइनस a। सेम इसी तरीके से आपने ट्रायंगल एक बार इसमें टेन थीटा लगाओगे, देखना ये थीटा ये 90 है, इसको आपने थीटा माना, और ये जो है ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। जब मैं आपको लाइन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि दो समांतर रेखा को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्ट करती है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, थीटा ही होगा, होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगा। टेन थीटा सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए, बेस कितना है एक्स माइनस ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाले ऊपर वाला दिख रहा है ट्रायंगल, ये देखो दिख रहा है, इसमें टेन थीटा लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना, वाई माइनस ए अपॉन ए, तो वाई माइनस ए अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर कर दिया। फिर क्रॉस गुणा करा, सिंपल कैलकुलेशन है। ए का इधर गुणा होगा तो ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए में वाई माइनस ए का गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने क्या करा, इन दोनों में ए कॉमन दिख रहा है तो माइनस ए कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचेगा, एक्स प्लस ए। तो बराबर के उधर लेके जाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और बराबर किधर कितना बचा, एक्स वाई। आपको ए ही चाहिए, ए क्यों चाहिए, क्योंकि आपको साइड का स्क्वायर निकालना है, साइड का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो आपने साइड निकाल लो पहले, तो ए ही आपने साइड माना था, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा, तो ए का स्क्वायर बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। मतलब कभी भी आपको ऐसा दे के रखे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ऐसा ट्राइंगल बना के रखे, और आपसे पूछे कि ये दोनों साइड दे के रखे उसने, वाई और एक्स दे के रखे, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हो, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। यदि आपसे उसकी साइड पूछे तो स्क्वायर मत करना, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यदि एरिया पूछे तो उसका क्या कर देना, स्क्वायर। डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों साइड देके रखा है, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना और अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये हो गया साइड, और उसके पूरे का होल स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका एरिया। तो इसके ऊपर बड़ा ही खूबसूरत से सवाल करेंगे, लेकिन एक केस समझने के बाद। ठीक है, एक जैसे मैंने अभी पिछले बार बताया था कि एक स्क्वायर ऐसा बनता है, एक स्क्वायर आपका, एक स्क्वायर आपका ऐसा बनता है। ठीक है, एक स्क्वायर आपका ऐसा भी बन सकता है, एक स्क्वायर आपका ऐसा भी बन सकता है। तो इसको मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको समझना है तो इसका प्रूफ भी भेज दूंगा, कमेंट में आप बाकायदा लिख दीजिए, मैं इसका प्रूफ आपको दे दूंगा। इसमें भी आपको त्रिभुज की तीनों साइड दे के रखी है, ए बी सी त्रिभुज की तीनों साइड दे के रखी है, और आपसे पूछा कि इसके अंदर जो वर्ग बना है, जो स्क्वायर बना है, उसका एरिया बता दो या फिर उसका साइड बता दो। तो साइड निकाल ले, साइड अगर मिल जाए तो आपको एरिया भी मिल जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट इसकी साइड क्या मानी मैंने, एक्स, इस स्क्वायर की साइड क्या मानी मैंने, एक्स, इस स्क्वायर की साइड मैंने मानी एक्स। तो एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, त्रिभुज की तीनों साइड देके रखी है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ए के सामने वाली भुजा को ए कहते, बी के सामने वाली भुजा को बी कहते, सी के सामने वाली भुजा को सी कहते। तो एक्स का मान होता है ए बी सी अपॉन में ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। एक्स स्क्वायर करोगे तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, और एक्स मतलब उसकी साइड पूछे तो आपको उसका डायरेक्ट साइड निकाल दोगे, ए बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसका यदि प्रूफ जानना है तो इसका प्रूफ भी मैं भेज दूंगा। क्लियर है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। चलो, एसएससी सीजीएल 2017 टायर 2 का क्वेश्चन है, जो कि हमने भी पढ़ चुके हैं, और उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आओ मिलकर डील करते हैं। ठीक है, दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज है, ए बी बराबर 12, ये ए बी बराबर कितना है 12, ए सी बराबर कितना है 15, ए सी बराबर कितना है 15। त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बनाया गया है,
त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग के शीर्ष में से एक शीर्ष त्रिभुज का शीर्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, तो इससे आपको हिंट मिल जाती है, समझना, इस लाइन को पढ़ो। वर्ग के शीर्षों में से त्रिभुज के शीर्ष, वर्ग के शीर्षों में से एक एक त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करता है, मतलब दोनों का शीर्ष एक ही है। तो ऐसा यही वाला कंडीशन पॉसिबल है ना, ये वाला कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं। ये वाला कंडीशन पॉसिबल है क्या? देखो, इसमें सारे शीर्ष अलग अलग है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, और वर्ग के शीर्ष ये रहा एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, तो ये चारों शीर्ष अपनी जगह, ये त्रिभुज के शीर्ष अपनी जगह। लेकिन इस कंडीशन में देखो, त्रिभुज का एक शीर्ष और वर्ग का एक शीर्ष दोनों एक साथ मिल रहे हैं, मतलब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। दिमाग चल गया इतना? तो इस वाले ट्रायंगल को हम डायरेक्ट साइड निकाल सकते हैं, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब ये 12 दे के रखा है, ये 15 दे के रखा है, तो पाइथागोरस से तो इतना तो निकाल ही सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो कैसे निकालना है। पाइथागोरस बराबर मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है, बीसी की वैल्यू निकालना है, तो बीसी की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसको इतना डीपली नहीं बता रहा क्योंकि पाइथागोरस लगाना आप सीख गए होंगे। ये 12, ये 15, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 9। और त्रिभुज की साइड निकालनी है, तो मैंने क्या बोला था? एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स वाई मतलब 12 × 9, 12 × 9 अपॉन में 12 + 9, ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 36/7। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 36/7। इसका ये क्या आ गया आपका? साइड, स्क्वायर का साइड आ गया, स्क्वायर का साइड आ गया, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 36 का स्क्वायर 1296 और 7 का स्क्वायर 49। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर, कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है जिसको आपने चुटकियों में कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करा होगा इसको। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या पूछा उसने? रिलेशन बिटवीन द ए बी पी। अब ए बी पी क्या है वो डायग्राम में देखो, ए बी पी, ए बी पी का डायग्राम। ए मतलब ए के सामने वाली भुजा ए दे के रखा है, बी के सामने वाली भुजा बी होती है, सी के सामने वाली भुजा सी होती है। एक परपेंडिकुलर खींचता है पर, ये जो परपेंडिकुलर है उसकी लंबाई आपको कितनी दे के रखी है? पी। इसकी लंबाई कितनी देके रखी? पी। तो आपको इन तीनों में संबंध बताना है। ठीक है, परपेंडिकुलर, आधार और ये जो आपने परपेंडिकुलर खींचा, उन तीनों के बीच में संबंध बताना है। तो आपको पता है ना इस पी की लंबाई क्या होती है? इस पी, जैसे उसके इसमें बी डी था, तो बी डी बराबर क्या होता है? ए बी अपॉन में बी सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी होता है। तो अब पी बराबर क्या होगा? ए बी अपॉन में सी, ए बी अपॉन में सी, ए बी अपॉन में सी। हो गया इतना? पी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी अपॉन में सी। ठीक है, अब इसका रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा? इसका स्क्वायर करके उल्टा कर दिया, तो ये हो गया पी का स्क्वायर का उल्टा करोगे तो 1/p², और इसको स्क्वायर करके उल्टा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? c² अपॉन में a² b², c² अपॉन में a² b²। ठीक है, अब पाइथागोरस देखोगे तो कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण मतलब सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर। तो सी की जगह लिख दिया मैंने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह कितना लिखा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए स्क्वायर में भाग दोगे, एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में भाग दोगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/b²। एक बार बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/a²। मतलब 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² होता है। ठीक है, मतलब आपके द्वारा डाला गया लंब की लंबाई का वर्ग का व्युत्क्रम बराबर होता है 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, ये रिलेशन याद रहेगा, ये रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, उस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।